पहाड़ों के बीच से जैसे ही सूरज ने झांका, इधर घोंसले से रघु तोते ने मधुर स्वर में आवाज लगाई। जागो यारो, हुआ सवेरा, सूरज ने भी डाला डेरा। कोयल गुड़िया अपने घोंसले से फुदक कर बाहर आ गई। रघु भैया, ऐसा लगता है सूरज की पहली रोशनी तुम्हारे घोंसले में ही पड़ती है, सबको उठाने लगते हो। ऐसा है बहना, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोया समय गवाएगा फिर रोएगा पछताएगा। दाना खाना पाना है तो पहले दौड़ लगाना है। सभी पक्षी जाग चुके हैं, लेकिन मंगू कबूतर अब तक सोया है। देर रात तक उछल कूद करता है, कोई कितना भी समझाए वह कहाँ मानता है। गुड़िया, तुम सही कह रही हो। मंगू देर तक सोता है और उठने के बाद किसी से मांग कर खाता है। इसके बाद एक दूसरे के पास जाकर चुगली लगाता है। दूसरों के झगड़े देखकर उसे मजा आता है। सब उल्टे सीधे काम करने में ही अपना समय बिताता है। रानी, ऐसा है, मंगू के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, उसे भी देखना पड़ेगा। अरे हाँ, देखो आसमान में बादल भी छा रहे हैं। अगर पानी बरस गया तो मामला बिगड़ जाएगा। जल्दी जल्दी दाना पानी का इंतजाम कर लो, मंगू को मैं देख लेता हूँ। सभी पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चारे की तलाश में उड़ गए। रघु तोता मंगू के यहाँ पहुँच गया। अरे मंगुआ, तेरे लिए क्या अलग से सवेरा होगा? घोंसले में अनाज का एक दाना नहीं है और तू आलसी राजा की तरह सो रहा है। मंगू जब नहीं जागा तो रघु तोते ने चोंच मार दी। मंगू हड़बड़ा कर जाग गया। कौन है? मंगू राजा के सामने गुस्ताखी। रघु तोते ने फिर से चोंच मारी तो मंगू होश में आ गया। माफी रघु भैया, गुस्ताखी के लिए माफी दे दो। दरअसल मैं अपने सपने में राज सिंहासन पर बैठा था। मेरे सामने तरह तरह के फल पेश किए जा रहे थे। फिर राजा का मिजाज तो आप जानते ही है। चल उठ जा, नहीं तो सपना ही देखता रह जाएगा। हाथ में कुछ नहीं आएगा। उपवास करके दिन भर आंसू बहाएगा। चुगली और चमचागिरी करके पेट भरने की आदत अच्छी नहीं है। जल्दी से तैयार हो जा। भैया आप चलो, मैं 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लाला के गोदाम के पास नंबर लगाऊंगा। रघु तोता वहाँ से उड़ा और चारे के लिए निकल गया और इधर आलस ने फिर से मंगू को जकड़ लिया। मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। मेरी आंख बंद क्यों नहीं हो रही? 5 मिनट सो लूंगा तो कौन सी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। वो राजा वाला सपना बड़ा मजेदार था। इतना कहते कहते मंगू फिर से सो गया। तेज हवा चली, तूफान आ गया और पेड़ की एक मोटी डाली टूटकर मंगू के घोंसले के ऊपर आ गिरी और वह उसके नीचे दब गया। बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, इस डाली को हटाओ, मर जाऊंगा तब आओगे। सारे पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए थे। पेड़ पर घोंसलों में कुछ बच्चे ही बचे थे। अब बच्चे बेचारे मंगू की क्या मदद कर सकते थे? काफी समय बीत गया। अब कुछ पक्षी पेड़ पर आ रहे थे। उन लोगों ने मंगू की आवाज सुनी और उसकी हालत देखने लगे। मोटी डाल के नीचे वह बुरी तरह फंसा था। बचा लो भैया, बचा लो। अरे मंगू, ये डाल हम नहीं हटा पाएंगे, हाथी ही हटा सकता है। यहाँ आसपास तो कोई हाथी भी नहीं रहता। तो क्या मंगू भैया ऐसे ही दबे पड़े रहेंगे? कोई तो रास्ता निकालो, भैया को बचा लो। सब पक्षी मंगू के बारे में ही बातें कर रहे थे कि रघु तोता आ गया। अरे क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? अरे रघु भैया, मंगू के घोंसले पर डाल गिर पड़ी है। वे नीचे दबे हुए हैं, उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। अब आप ही कुछ उपाय करो तो बात बने। रघु मन में सोचने लगा और उसने कुछ मन में विचार करके चोंच से उस मोटी डाली को छू लिया और एक चमत्कार हुआ। डाली हवा में कुछ ऊपर उठ गई और मंगू लपक कर बाहर आ गया। वह घायल था। रघु भैया, आपने चोंच लगाई और मेरी जान बच गई। ये आपने कैसे किया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तू बहुत घायल हो गया है, मेरे पास आ जा। रघु ने मंगू को चोंच लगाई और मंगू खुशी से फुदकने लगा। भैया, मेरा दर्द तो ठीक हो गया। ये भी आपकी ही कृपा है मेरे भैया। अरे जादूगर हो आप। देखो मंगू, अब तुम ठीक हो गए हो। जाओ,
अपने दाना पानी का इंतजाम करो। झूठ फरेब चुगली और चमचागिरी से दूर रहो। अरे भैया, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। चुगली और चमचागिरी तो मुझे आती नहीं। हाँ, कभी कभी इधर की बात उधर कर लेता हूँ। कुछ प्रचार प्रसार तो होना चाहिए। जाकर दाना पानी का इंतजाम कर लेता हूँ। मंगू, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। ये प्रचार प्रसार की आदत छोड़ दो, वरना जिंदगी से लाचार हो जाओगे। दूसरों के बीच झगड़ा कराते कराते एक दिन तगड़ा झटका खाओगे। भैया, आपने आंखें खोल दी है। अब कर्म करूँगा और दुष्कर्म से दूर रहूँगा। अरे भैया, वो देखो, कबूतर के 2 बच्चे नदी में गिरकर बहे जा रहे हैं। उन्हें बचाना होगा। मंगू झट से उड़ा और इसके पहले रघु तोता उन बच्चों के पास पहुंच गया। वह तेजी से नीचे गया और उसने दोनों बच्चों को चोंच से छुआ और वे पानी में इस तरह ऊपर आ गए जैसे जमीन पर चल रहे हों। रघु ने दोनों बच्चों को अपने पंजे से उठा लिया और बाहर लाकर बिठा दिया। उन बच्चों की माँ कबूतर आ गई थी। रघु भैया, मेरे बच्चों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह दोनों उड़ने की जिद में पानी में गिर गए और बहते चले गए। दूसरे दिन रघु ने मंगू को सवेरे सवेरे दाना लेकर आते देखा तो उसने बहुत खुश होकर उसे शाबाशी दी। उसे उससे ज्यादा खुशी तब हुई जब मंगू दाने लेकर अपने पड़ोसी घोंसले में बुलबुल के बच्चों को खिलाने लगा। शाबाश मंगू, तुम ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मुझे विश्वास है तुम अब प्रचार प्रसार वाले इधर उधर के काम से दूर हो। हाँ भैया, मैंने आपकी बात गांठ बांध ली। सवेरे उठने, आलस का त्याग करने, अपना कर्म करने, सबकी मदद में बड़ा आनंद मिलता है। इतना व्यस्त रहता हूँ कि कोई बदमाशी करने का विचार भी दिमाग में नहीं आता। ये हुई ना बात मुन्ना, कर भला तो हो भला। देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर बड़ी अच्छी रौनक आई है। हाँ, जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही फल मिलता है और उसके चेहरे पर भी उसका प्रभाव दिखता है। इसी तरह हमेशा नेक राह पर चलते रहना। मंगू ने रघु भैया से विदा ली और थोड़ी देर बाद रघु ने देखा कि मंगू कोयल रानी के घोंसले की दुरुस्ती करवा रहा है। रघु को यह देखकर बड़ा आनंद हुआ। एक बरगद के पुराने पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर कांव कांव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत ही शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छी राय ही देता था, मगर कौवा उसकी बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आकाश में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में तूफान का भी अंदेशा है। क्या तुमने अपने घोंसले के हालात के बारे में भी सोचा है? सही कह रहे हो भाई, सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले की दुरुस्ती होनी चाहिए। मौसम जैसा भी हो, उससे अपनी दोस्ती होनी चाहिए। कुछ देर के बाद कौवे ने पेड़ पर इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे कुछ घोंसलों में खाने की वस्तुएं पड़ी दिखी। बस फिर क्या था, खाना चुराना और खाना। चोंच मारकर लपक लिया, मुफ्त का खाना चुरा लिया। चाहे जहां से मिले खाना, बस उसे था चुराना। उसे घोंसले से ज्यादा पेट की चिंता रहती थी। उसकी आलस ही फिर चोरी में बदलती थी। 3 दिन बीत गए और कौवा आलस करके बैठा ही रहा। बीच में कुछ तेज हवा चली और कौवे के दिमाग में मच गई खलबली। उसका आधा घोंसला देखते ही देखते उड़ गया। कौवा सर पकड़कर बैठ गया। अरे कौवा भाई, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। अब घोंसला कहाँ से आएगा? लगता है जो बचा है वह भी जाएगा। 3 दिन बीत चुके हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। बात तो तुम्हारी सही है, अच्छे समय पर कही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। घोंसला जो नहीं है तो निकलना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर हाथ पैर चलाए, कुछ टूटे फूटे तिनके जुटाए। घोंसला बनने लगा और पानी बरसने लगा। वो परेशान हो उठा और कबूतर की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ। भीगो मत, यहाँ आकर पंख सुखाओ। देखा, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ, वरना बहुत पछताओगे। कौवा कूद कर कबूतर के शानदार घोंसले में आ गया। कुछ देर के बाद बरसात थम गई।
कबूतर ने अपना प्रयास जारी किया और देखते ही देखते एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर आलसी की तरह कबूतर के ही घोंसले में बैठा रह गया। फिर से बरसात शुरू हो गई। अब कौवा कबूतर द्वारा बनाए हुए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। कौवा भाई, समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे घोंसले को और बड़ा बनाऊंगा। तुम्हें भी जुड़ना होगा, वरना अकेले में क्या कर पाऊंगा। बात तो सही कह रहे हो भाई। हमेशा सही सही कहने के बाद तुम्हारे हाथ में दही जम जाता है। कौवा बोला, बात सही है। बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कौवा बोला, ये आधा सही है। अरे भगवान भी तो जानते हैं। बरसात का मौसम था, लेकिन बादल धीरे धीरे आकाश को छोड़कर कहीं और चले गए। गर्मी बढ़ी और अकाल पड़ गया। फसलें चौपट हो गई। सूखे के कारण सभी जीवों के खाने के लाले पड़ गए। पंछियों को चारा न मिला और उनके बच्चों का भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और चोरी करने से भी वो बाज नहीं आया। कबूतर से पक्षियों का दर्द देखा न गया। वो उड़ते हुए गंगा मैया की शरण में गया। कबूतर बोला, हे गंगा मैया, जंगल के सारे पक्षी भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बिलखते हैं तो दिल रोता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक गंगा मैया के पानी में हलचल हुई और उसमें से आवाज आई। गंगा मैया बोली, हे कबूतर, तुम बहुत नेक और परोपकारी हो, अच्छे फल के अधिकारी हो। यहाँ से जब जाओगे, जहाँ चोंच लगाओगे, ढेर सारे दाने पाओगे। सबका कल्याण करो। जय हो गंगा मैया की, आपकी कृपा अपार है माँ। इतना कहकर कबूतर दोगुनी गति से उड़ चला और अपने आवास पर पहुंच गया। उसने पेड़ के पास जमीन पर चोंच मारी और चमत्कार हुआ। वहां से तरह तरह के दाने और खाने के व्यंजन निकलने लगे। सारे पक्षी वहां दाने खाकर चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने चला तो उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान हो गया। वो रोने लगा, तड़पने लगा। ये तुम्हारी करनी का ही फल मिला है। चोरी और आलस का यही नतीजा होता है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। चोंच कैसे खुलेगी वो हल भी ढूंढूंगा। जय हो गंगा मैया। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच कौवे की चोंच से लड़ा दी और कौवे की चोंच खुल गई। वो खाने लगा। कबूतर बोला, कौवा भाई, पता नहीं, बस 1 मिनट रुक जाओ। पहले एक कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। कौवा बोला, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी आलस और चोरी नहीं करूंगा। मेहनत से अपना पेट भरूंगा। कबूतर भैया को अपना गुरु कहूंगा। इतने में कबूतर ने खुश होकर आकाश की तरफ चोंच उठाई और नई नई बदरियां नजर आई। देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। बरखा की बहार देखकर सबका मन दीवाना हो गया। सागर के अथाह जल में मछलियां, सांप, केकड़े, ऑक्टोपस और समुद्री घोड़े जैसे अनेक प्रकार के जीव रहते थे। उन्हीं जीवों में कई अजीबोगरीब जीव भी थे, जैसे लाल सांप, कांटे वाली मछली, बिजली वाली मछली इत्यादि इत्यादि। इन सब के बीच एक अंगार मछली भी थी। वो मछली क्या, पूरी भड़कती आग ही आग थी। उसे देखते ही सब चौंक जाते थे, क्योंकि पानी के अंदर भी उसके शरीर से लाल पीले रंग की आग निकलती रहती थी। उसे देखकर सभी अक्सर डर भी जाते थे। अंगार मछली जिस तरफ जाती थी, शरीर और मुंह से आग बरसाती। वो सबसे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सभी आग से डर जाते थे। उसके सामने आने से इधर उधर भाग जाते थे। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों से मित्रता करना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। छोटी मछली बोली, अरे बाप रे, मैं आग से बहुत डरती हूँ। मैं आग से दोस्ती नहीं कर सकती, आग के साथ खेल भी नहीं सकती। अंगार मछली ने सबको अपनाना चाहा, लेकिन उसकी शारीरिक आग के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। अंगार मछली दुखी होकर आगे बढ़ गई। उसके रास्ते में एक समुद्री घोड़ा आया और ऑक्टोपस भी आ गया। अंगार मछली ने मुंह से आग निकाली। समुद्री घोड़ा आश्चर्य से देखने लगा। उसने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। उसे लगा कि कोई जादू हो रहा है।
ये आग तो बचपन से ही मेरे शरीर पे जुड़ी हुई है। मैं किसी के ऊपर आग फेंकना नहीं चाहती, लेकिन आग अपने आप ही मुंह से निकल जाती है। आग वाली मछली, मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर ही रहना। मैं जल जाऊंगा, जल गया तो घर कैसे जाऊंगा। एक काला केकड़ा अंगार मछली के पास आ गया। अरे मछली, ये कौन सा जादू दिखा रही हो? पानी में आग लगा रही हो? ये जादू तुमने कहां से सीखा? मुझे भी सिखा दो, मैं सबको डराऊंगा, खूब नचाऊंगा। अंगार मछली किसी को समझा नहीं पाई कि वो जादू नहीं सच्चाई है। वो निराश होकर आगे बढ़ गई। वो तैरती हुई बहुत दूर निकल गई। उसे रास्ते में एक लाल रंग की मछली दिखाई पड़ी। वो मजे से तैर रही थी। इतने में एक भयानक समुद्री सांप आया और उसने उसे मारना चाहा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम नहीं माने तो मैं आग वाली मछली को बता दूंगी, वह तुम्हें जला देगी। एक अंगुल की मछली मुझे डरा रही है, तुझे जिंदा खा जाऊंगा। सांप आगे बढ़कर मछली को खाना चाहता था। इतने में एक इलेक्ट्रिक वाली मछली आ गई और उसने इलेक्ट्रिक का जोरदार झटका सांप को दे दिया और सांप बड़ी जोर से चिल्लाया और भागता हुआ नजर आया। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बिजली का करंट है। अब किसकी मजाल जो तुमसे लड़ाई करे? बिजली वाली मछली बोली, तुम भी तो आग का एक जीता जागता गोला हो, तुम्हें कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। एक बात बताओ, क्या यह आग हमेशा तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, जब देखो मैं जलती हुई ही मिलूंगी। मेरा कोई साथी भी नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? बिजली वाली मछली बोली, जरूर, मैं अभी इसी वक्त तुमको अपना दोस्त बना रही हूँ। अंगार मछली बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बिजली वाली मछली। एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि मेरे शरीर में जलने वाली यह आग कब बुझेगी। भगवान हर किसी की पुकार सुनते हैं। यह आग भी एक ना एक दिन बुझ जाएगी। हमें एक काम करना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर सभी जीव जंतुओं से प्यार से पेश आएं और उन्हें हर मुसीबत से बचाएं। हमारे सागर की दुनिया में कोई किसी पर अन्याय ना कर पाए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। सबकी रक्षा भी करनी है। मेरी प्यारी दोस्त, मैं भी यही चाहती हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, और जो औरों के लिए जिए, औरों की सेवा करे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, उसका जीवन सचमुच सार्थक है। सागर में जब कहीं कोई मुसीबत में फंस जाता या अत्याचार का शिकार होता तो ये दोनों मछलियां उनकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। अंगार मछली अपनी इस आग से परेशान हो चुकी थी। हर वक्त उसका शरीर आग का गोला बना रहता था। वो सबकी मदद करती थी, सबकी रक्षा करती थी। वो बहुत ही दुखी होकर पानी में तैर रही थी। उसने एक जलपरी को देखा। एक व्हेल मछली जलपरी को पकड़ने आ रही थी और जलपरी उससे दूर जा रही थी। अंगार मछली को जलपरी पर दया आ गई और उसने व्हेल मछली के सामने जाकर आग उगलना शुरू कर दिया। एक मछली के मुंह से इतनी सारी आग देखकर व्हेल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। व्हेल जलपरी का पीछा छोड़कर भाग गई। जलपरी अंगार मछली के करीब आ गई। जलपरी बोली, अरे वाह, तुम्हारे पास तो आग का गोला है। इतनी बड़ी व्हेल को भगा दिया। अंगार मछली बोली, जलपरी जी, मैं इसी आग से परेशान हूँ। यह हमेशा मेरे साथ रहती है। जलपरी बोली, इसीलिए तुम सबकी रक्षा कर पाती हो। तुम सचमुच सबकी रक्षक हो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो यह आग तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हें किसी की रक्षा करनी होगी तो ये वापस आ जाएगी। उसी क्षण अंगार मछली की आग गायब हो गई और वो एक साधारण मछली बन गई। उसने जलपरी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अंगार मछली आगे बढ़ गई और अचानक उसके सामने वही व्हेल मछली आ गई। व्हेल ने जैसे ही अंगार मछली को खाने के लिए मुंह खोला, इतने में अंगार मछली के मुंह से आग निकली और एक बहुत बड़ा आग का गोला। व्हेल डर के मारे पागल हो गई और भागने लगी। अरे भगवान बचाए इन मछलियों से, जिसे देखो वही आग का गोला बन जाती है, जलाने के लिए आ जाती है, आग लग जाएगी। अरे भागो रे भागो, भागो रे। व्हेल भागने लगी और अंगार मछली हंसने लगी।